Hello everyone, welcome to the Gyan UGC Net Commerce. So today we will talk about the sampling techniques. तो सैम्पलिंग टेक्निक से पहले हमें बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए पॉपुलेशन और सैम्पल कि पॉपुलेशन और सैम्पल क्या होते हैं, क्योंकि अगर हमें ये नहीं पता होगा तो हम आगे नहीं समझ पाएंगे, हमारी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो पॉपुलेशन क्या होता है? पॉपुलेशन वो होता है कि जिसमें जो रिसर्चर जो है वो किस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल में के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, किस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या यूनिट्स के ऊपर वो रिसर्च करना चाहता है, वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या यूनिट्स उसका पॉपुलेशन बन जाती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल अगर कोई देखना चाहता है कि स्ट्रेस जो है, वर्किंग प्लेस स्ट्रेस का क्या इम्पैक्ट होता है टीचर्स के ऊपर उनकी पर्सनल लाइफ पे या उनके वर्किंग एनवायरनमेंट में। ठीक है, स्ट्रेस जो है वो क्या इम्पैक्ट करता है। अब स्ट्रेस को देखने के लिए अब टीचर्स जो है उनकी पॉपुलेशन है, तो पूरे इंडिया की जो टीचर्स हैं वो उनकी पॉपुलेशन है। अगर हम सैंपल की बात करें तो जो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्लूड हैं पॉपुलेशन को उस लार्ज पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो वो होता है उनका सैंपल। अब एग्जाम्पल से समझते हैं सैंपल क्या होता है। सैंपल होता है कि जो हमने फॉर एग्जांपल टीचर्स हमारी पॉपुलेशन है, अब उस टीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिर्फ यूपी की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका हमने उनका फीडबैक लिया, उनसे क्वेश्चनेयर भरवाया। तो वो जो यूपी की जो पॉपुलेशन है ना टीचर्स की, वो हमारा सैंपल हो गई, जो कि रिप्रेजेंट कर रही है हमारी पॉपुलेशन को, तो उसको हम बोलते हैं सैंपल। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो बेस्ड होते हैं कुछ स्टैटिकल कॉन्सेप्ट, जैसे लॉ ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ लार्ज नंबर मतलब जितना ज़्यादा लार्ज नंबर होगा उतनी बायसनेस कम होगी, एरर के चांसेस कम होंगे। सेंट्रल लिमिट थ्योरी एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये कुछ एक स्टैटिकल कॉन्सेप्ट हैं जिसके ऊपर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक जो है वो बेस्ड होती है। इसको हम रैंडम सैम्पलिंग भी बोलते हैं। क्योंकि रैंडम सैम्पलिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस सैम्पलिंग में जो हमारा जो ये सैंपल है उसको जब हम डिसाइड करते हैं, उसको पूरे फ्रेम में जब हम लगाते हैं ना, तो उस स्टेज पे कहीं ना कहीं हमें एक रैंडम सिलेक्शन करना होता है। उस रैंडम सिलेक्शन करने के लिए मतलब कि जितने भी जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो चांसेस है आने की, जो प्रोबेबिलिटी है आने की, वो इक्वल है। कि अगर हम रैंडम कोई भी हम सिलेक्शन करते हैं, उनके इक्वल चांसेस हैं कि कोई भी रैंडमली हम पिक करें और उनके चांसेस इक्वल हैं, तो इसलिए हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बोलते हैं। वहीं पे अगर हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात करें तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होता है वो बेस्ड होता है जजमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर की जजमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। मतलब और आप बोल सकते हो कि कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है कि जो रिसर्चर है उसने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल उठाया है, उसने कोई रैंडम सैंपल नहीं उठाया, उसने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सैंपल उठाया है। उसकी पर्सनल जजमेंट उसमें इन्वॉल्व है, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट उसमें इन्वॉल्व है, तो होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसमें रैंडम सिलेक्शन नहीं होता, जजमेंट इन्वॉल्व होती है और कन्वीनियंस इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन कौन सी सैम्पलिंग होती हैं? फर्स्ट इज अ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की हम बात करें तो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। लॉटरी का एग्जाम्पल। लॉटरी का एग्जाम्पल में क्या होता है कि अगर किसी ने लॉटरी डाली तो उसमें क्या होता है कि कोई भी लॉटरी का नंबर कोई भी रैंडम निकल सकता है। जो उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है कि उनके पास शायद वो नंबर हो। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं उनके इक्वल चांसेस होते हैं लॉटरी लगने के या लॉटरी जीतने के, तो वो होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सेकंड,
स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारी लार्ज पॉपुलेशन है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं स्टेटास में, उसके हम ग्रुप्स बना देते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। जिस ग्रुप की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स जिसमें फिट होती है उसमें हम उसका अलग ग्रुप बना देते हैं। जो ग्रुप होते हैं वो होमोजीनियस इन नेचर होते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट होते हैं बाकी ग्रुप से। और फिर बाद में जो ग्रुप्स हमने बनाए होते हैं उनमें से हम रैंडम डेटा जो है वो पिक करते हैं अपनी स्टडी के लिए। तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जिसमें हम पहले स्टेटा बनाते हैं। स्टेटा मतलब जो ग्रुप्स बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, और फिर उन डिफरेंट ग्रुप में हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, अपनी रिसर्च के लिए। नेक्स्ट इज़ अ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम सिलेक्ट करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिलेक्शन बनाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। फॉर एग्जांपल, अगर हमें जानना है कि जो पोलियो ड्रॉप है वो जो हाउस सोसाइटी है उसमें अवेलेबल है या नहीं, मतलब उसमें जो उनके पोलियो ड्रॉप्स के जो मेंबर्स आते हैं वो वहाँ पे आते हैं या नहीं आते, ठीक है। तो उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया बना देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम एवरी जो nth नंबर ऑफ हाउस है, फॉर एग्जांपल nth कोई भी ले लो, 10th हाउस ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, कि हम हर ब्लॉक की 10th नंबर ऑफ 10th नंबर ऑफ हाउस है उसमें जाएंगे, फीडबैक लेंगे कि पोलियो ड्रॉप्स जो हैं वो यहाँ पे पोलियो ड्रॉप वाले आते हैं या नहीं आते। तो वो सिस्टमैटिक हमने एक डेटा कलेक्ट कर लिया अपनी रिसर्च को कैरी आउट करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। नेक्स्ट इज़ अ क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम एक क्लस्टर बनाते हैं, ठीक है, हम एक क्लस्टर बनाते हैं, इसमें पॉपुलेशन जो है वो बहुत इन्फिनाइट होती है, और जो एलिमेंट्स हैं वो अब लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स जो है अवेलेबल नहीं होते। अवेलेबल क्यों नहीं होते, क्योंकि एलिमेंट्स जो हैं, सैम्पल के जो एलिमेंट्स हैं वो जोग्राफिकली स्कैटर्ड होते हैं। और अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो क्लस्टर जो है इंटैक्ट ग्रुप होता है जो कि नॉर्मली अवेलेबल होता है फील्ड्स में। और कोई भी जो रिसर्चर है, अगर हम नॉर्मली बात करें, कोई भी रिसर्चर जो है वो रिसर्चर अपनी स्टडी के लिए डेटा कलेक्ट नहीं करता यहाँ से, ठीक है। तो इसको हम क्लस्टर सैम्पलिंग को हम एरिया सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी को क्लस्टर सैम्पलिंग करनी है तो उसके लिए पहले उसको नेचर ऑफ क्लस्टर क्या चाहिए, नेचर ऑफ क्लस्टर उसको डिसाइड करना होता है। उसके बाद उस क्लस्टर के बेस्ड पे वो पॉपुलेशन बनाता है, उस क्लस्टर को आइडेंटिफाई करके उसकी एक पॉपुलेशन बनाता है, और उस पॉपुलेशन को बना के डिफरेंट क्लस्टर्स का, और फिर वो उसमें फिर रैंडम सिलेक्शन करता है क्लस्टर्स का। तो फिर उसे बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, ठीक है, जिसमें क्लस्टर सैम्पलिंग बेसिकली जिसमें पॉपुलेशन बहुत वाइड हो, इन्फिनाइट हो, ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, वो जोग्राफिकली स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्टडीज़ को करने के लिए पहले हमें पॉपुलेशन जो है, पहले क्लस्टर बनाना पड़ेगा कि क्या किस तरह का क्लस्टर बनाए, फिर उसके बेस पे हमें पॉपुलेशन डिसाइड करनी होती है, एंड देन फिर हमें रैंडम सिलेक्शन करना होता है। नेक्स्ट मल्टी स्टेज और मल्टी फेज। मल्टी स्टेज में क्या होता है कि बहुत सारे स्टेजेस पे हम सैंपल डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी कंट्री का सैंपल, फॉर एग्जांपल हमें पहले हमने चूज़ करा कंट्री, देन कंट्री में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कंट्रीज़ में जो डिस्ट्रिक्ट्स में हम वो कुछ पर्टिकुलर विलेजेस और का सिलेक्शन करते हैं, फिर विलेजेस में कुछ पर्टिकुलर स्कूल्स का हम डेटा लेते हैं, तो वो मल्टी स्टेज बन गई। बहुत स्टेजेस पे हम सैंपल जो है वो लेते हैं, और फिर उसको हम कैटेगराइज करते हैं, ठीक है, कैटेगराइज करते हैं, तो वो हो गया मल्टी स्टेज। हमने एक सैंपल जो है वो ले लिया। अब मल्टी फेज में क्या डिफरेंस है, मल्टी फेज में क्या, जो रिसर्चर है ना, वो किसी ग्रुप में किसी स्टेज पे जाके कुछ इन्फॉर्मेशन उससे ज़्यादा चाहिए, तो उस स्टेज पे जाके वो
उस पर्टिकुलर फील्ड में इंफॉर्मेशन ज़्यादा लेगा, तो वो मल्टी फेज बन जाता है, ठीक है। तो वो मल्टी फेज हो जाए। बाकी क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्टिंग दी सैम्पल यूनिट जो है ईच फेज का वो सेम होता है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी फेज। नेक्स्ट, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में फर्स्ट होता है इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल, जिसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हमारा जो डेटा है, हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हमने वो डेटा सिलेक्ट करा है। जो रिसर्चर है उसने अपनी कन्वीनियंस के बेस पे वो जो डेटा है वो सिलेक्ट किया है, इसलिए हम उसको कन्वीनियंस सैम्पलिंग बोलते हैं। सेकेंड इज पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो बेसिकली कुछ पर्पस के लिए हमने वो सैंपल लिया है, उस हमारा पर्पस इन्वॉल्व है, जो उस पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमने सैम्पलिंग लिया है। वो रैंडम सैंपल नहीं है, वो नॉन रैंडम सैम्पलिंग हमने किसी पर्पस के लिए लिया है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो अभी तक डोमिनेंट पोजीशन में है, डोमिनेंस करता है इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री को। अगर हमें प्रॉफिटेबिलिटी जाननी है इंडियन बैंकिंग सेक्टर की, तो अगर हम सैंपल लें पब्लिक सेक्टर बैंक, हमारी पॉपुलेशन क्या है, बैंकिंग इंडस्ट्री, उसमें से हमने क्या सैंपल चूज़ करा है, पब्लिक सेक्टर बैंक। किसके लिए? अब हमारा पर्पस है जानना कि प्रॉफिटेबिलिटी कि क्या सिनेरियो चल रहा है प्रॉफिटेबिलिटी का। तो ओवरऑल डोमिनेंस कौन कर रहा है? पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऑल दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट डोमिनेंस जो है इंडिया में वो अभी तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बनी हुई है। तो इसलिए हमने अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए हमने पब्लिक सेक्टर बैंक लिया और उसके ऊपर हमने अपनी स्टडी कंडक्ट करी। तो इसलिए उसको पर्पसिव सैम्पलिंग बोला गया है, ठीक है। कि हमारा जो है कुछ हमारा पर्पस इन्वॉल्व है और वो लार्ज ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू द वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अ कोटा सैम्पलिंग। जो कोटा सैम्पलिंग है वो स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की ही तरह की, उसमें पहले हम स्टेटा बनाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बट डिफरेंस ये है कि जो हमने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है उसमें रैंडम सिलेक्शन होता है बाद में, लेकिन यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन नहीं होता, नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है। नॉन रैंडम सिलेक्शन होता है कि जो कोटाज हैं वो डिटरमाइन होते हैं किसके द्वारा? प्रोपोर्शन ऑफ ग्रुप्स के द्वारा जो कोटा है वो डिटरमाइन होते हैं। तो इसमें ये नॉन रैंडम टेक्निक यूज़ की गई है। तो अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ऑप्शंस में से समझ, तो आप नॉर्मली कैसे क्वेश्चंस आते हैं? नॉर्मली तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टेक्निक्स दे दी कि फॉर एग्जांपल मल्टी फेज, क्लस्टर, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक और सिंपल रैंडम टेक्निक दे दी, और उनके बीच में अगर एक पर्पसिव सैम्पलिंग डाल दिया, तो इसमें हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो उसमें आप कर सकते हो टिक कि आपको पता है कि जैसे पर्पसिव सैम्पलिंग है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। या आप बोल देंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। तो उसमें आपको बीच में पर्पसिव सैम्पलिंग दे दिया, कोटा दे दिया, सिंपल कर दिया, स्ट्रेटिफाइड कर दिया, उसमें आइडेंटिफाई कीजिए आप। तो जैसे पर्पसिव सैम्पलिंग हो गया, ठीक है। ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो मेक श्योर कि आपको बेसिक क्लियर हो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आपका सिलेक्शन जो है वो इक्वल होता है। आपका एक चांसेस जो हैं सिलेक्शन के, पॉपुलेशन को सिलेक्ट करने के, वो इक्वल होते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी में जो चांसेस होते हैं सिलेक्शन के वो इक्वल नहीं होते, वो बेस्ड ऑन देयर जजमेंटल स्किल्स और बेस्ड ऑन द पर्पस क्या है, तो वो नॉन रैंडम टेक्निक्स से यूज़ होता है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।